हाल ही में एक फिल्म आई है धुरंधर 2 और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। आज हम इस फिल्म को लेकर की गई एक खास आलोचना और उसमें पेश किए गए तर्कों और दावों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। क्या यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन है या फिर इसका मकसद कुछ और है? और इसी एक सवाल के इर्द गिर्द ये पूरी पड़ताल घूमती है। और देखिए, सोर्स का जो सबसे बड़ा और सीधा आरोप है वो यही है कि ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का अब तक का सबसे महंगा चुनावी विज्ञापन है। अब ये दावा बहुत बड़ा है और आज हम इसी के पीछे दिए गए तर्कों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। ये विश्लेषण शुरू ही इस बात से होता है कि ये फिल्म एक राजनीतिक प्रचार की तरह काम करती है और इसके लिए कुछ कथित कनेक्शंस और बयानों का हवाला भी दिया गया है। अब अपनी बात को मजबूत करने के लिए सोर्स कुछ खास उदाहरण सामने रखता है, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री का वो बयान जिसमें फिल्म देखने को कथित तौर पर वोटों से जोड़ा गया था, और साथ ही बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से फिल्म के गानों को प्रमोशनल मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाना। अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये विश्लेषण फिल्म के डिस्क्लेमर पर फोकस करता है, मतलब वो छोटी सी कानूनी सूचना जिसे अक्सर हम और आप बस नज़रअंदाज कर देते हैं। फिल्म का डिस्क्लेमर कहता है, वास्तविक घटनाओं से प्रेरित किसी भी व्यक्ति से कोई भी समानता महज एक संयोग है। अब ये लाइनें तो हमने सैकड़ों फिल्मों में देखी हैं, है ना? लेकिन सोर्स का तर्क है कि यहाँ इसका इस्तेमाल एक खास मकसद से किया गया है। तो अहम बात यह है कि सोर्स इस डिस्क्लेमर को सिर्फ एक कानूनी बचाव नहीं, बल्कि एक लीगल चीट कोड कहता है। आरोप यह है कि इसका इस्तेमाल सच और कल्पना के बीच की लकीर को इतना धुंधला करने के लिए किया गया है ताकि देखने वालों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाए कि क्या सच है और क्या कहानी। और इसे समझाने के लिए केचप की बोतल का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, बोतल के सामने लिखा है फ्रेश टोमेटो केचप, लेकिन असली कहानी तो पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स में छुपी होती है ना? तर्क ये है कि जो सामने दिखाया जा रहा है जरूरी नहीं कि अंदर का माल भी वही हो। इसके बाद ये विश्लेषण कहानी कहने के उन तरीकों पर ध्यान देता है जिनके जरिए कथित तौर पर दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। सोर्स के मुताबिक फिल्म में 2 मनोवैज्ञानिक तरकीबें अपनाई गई हैं। पहली है इमोशनल प्राइमिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले दर्शकों के मन में गुस्सा या डर जैसी कोई तेज भावना पैदा कर दो, और जब लोग इमोशनल होते हैं तो वो किसी भी संदेश को ज्यादा आसानी से मान लेते हैं। दूसरी तरकीब है विलन एंडोर्समेंट, यानी फिल्म के विलन से ही हीरो की तारीफ करवा दो। इससे हीरो का किरदार और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगता है। इमोशनल प्राइमिंग को एक और मजेदार तरीके से समझाया गया है, तीखी मिर्च और मिठाई की मिसाल से। पहले दर्शकों को इतनी तीखी मिर्च खिला दो कि उनकी जबान जल जाए, और फिर उन्हें वो मीठी चीज बेचो जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही हो। और विलन वाली बात पर सोर्स ये कहता है, जब सबसे बड़ा विलन हीरो की तारीफ करता है तो दर्शकों को एक अलग ही लेवल पर यकीन हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं पड़ताल के अगले हिस्से पर, यानी फैक्ट चेकिंग पर। यहां सोर्स फिल्म में किए गए दावों की तुलना पब्लिक में मौजूद जानकारी और रिपोर्ट्स से करता है, ये देखने के लिए कि उनमें कितना दम है। यहां पहला बड़ा फैक्ट चेक आता है। फिल्म में यह दावा किया गया है कि 2014 में अमेरिका प्रधानमंत्री को चुने जाने से रोकना चाहता था, लेकिन सोर्स इसके जवाब में कहता है कि चुनाव वाले दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें फोन पर बधाई दी थी, और तो और अमेरिकी राजदूत चुनाव से 3 महीने पहले ही उनसे मिल चुके थे। तो नोटबंदी को लेकर जो बात कही गई है उसमें एक बहुत बड़े अंतर की तरफ इशारा किया गया है। फिल्म का कथित तर्क है कि ये पाकिस्तान से आ रही 60,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी से लड़ने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन सोर्स आरबीआई का डेटा सामने रखकर कहता है कि उस दौरान सिर्फ 43 करोड़ रुपए की नकली करेंसी ही पकड़ी गई थी। सोचिए, कहाँ 60,000 करोड़ और कहाँ सिर्फ 43 करोड़। और ये आंकड़ा देखिए, 99.3%। सोर्स इस बात पर भी रोशनी डालता है कि नोटबंदी में बंद हुए इतने प्रतिशत नोट तो बैंकिंग सिस्टम में वापस ही आ गए थे। तो फिर काले धन के खिलाफ इस नीति की कामयाबी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये विश्लेषण उन घटनाओं का भी जिक्र करता है जिन्हें सोर्स के मुताबिक फिल्म की कहानी से बाहर रखा गया है, जैसे 2015 में प्रधानमंत्री की अचानक पाकिस्तान यात्रा, उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट आतंकी हमला और 11 खुफिया चेतावनियों के बावजूद हुआ पुलवामा हमला। तर्क ये है कि ये घटनाएं उस कहानी में फिट नहीं बैठती जिसे फिल्म बेचने की कोशिश कर रही है।
और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे आखिर और शायद सबसे गंभीर आरोप पर कि ये फिल्म हाल के उस इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है जिसे लोगों ने खुद जिया है, खुद महसूस किया है। इसके लिए सोर्स गैसलाइटिंग शब्द का इस्तेमाल करता है। ये एक तरह का दिमागी खेल है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को उनकी अपनी यादों, अपने अनुभवों पर ही शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। सोर्स का तर्क है कि फिल्म हाल की कुछ घटनाओं की यादों को बदलने की कोशिश कर रही है, जैसे नोटबंदी की लाइनों की हकीकत और उसका आर्थिक असर, पुलवामा हमले से जुड़ा पूरा मामला और एक हिरासत में हुई मौत को खुफिया ऑपरेशन की तरह पेश करना। ये वो बातें हैं जो लोगों की यादों में ताज़ा हैं। तो हम इस पूरी पड़ताल को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कोई फिल्म हमारे हाल के ही इतिहास को एक नए रूप में पेश करती है तो हमारी कलेक्टिव मेमोरी यानी हमारी सामूहिक याददाश्त पर इसका क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मीडिया, मेमोरी और सच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।